हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में ना हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप्स के टेंडर गवर्नमेंट टेंडरिंग इंडस्ट्री में अवेलेबल है। ये इन्फॉर्मेशन जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर टेंडरिंग इंडस्ट्री से किसी भी मोड में जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के टेंडर होते हैं और जो भी टेंडर गवर्नमेंट निकालती है तो उसके पीछे का मोटिव क्या है। देखिए, हर एक टेंडर के पीछे ना अलग अलग इंटरेस्ट होता है गवर्नमेंट का। कई टेंडर ऐसे होते हैं जो खाली इंफॉर्मेशन के लिए निकाले जाते हैं, कई टेंडर होते हैं जो वेंडर्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए निकाले जाते हैं, कई टेंडर ऐसे होते हैं जहां पे डिपार्टमेंट आपसे डायरेक्टली कोटेशन मांगता है और उनमें आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और आपको ऑर्डर मिलता है। बट बहुत सारे टेंडर ऐसे भी हैं जिनका अलग अलग मीनिंग है, तो कई सारे लोगों को ना ये कंफ्यूजन होती है, उन्हें पता ही नहीं है कि कितने टाइप्स के टेंडर होते हैं और उस टेंडर का क्या मतलब है। और जब ये नहीं पता होता तो वो क्या करते हैं, गलत सबमिशन कर देते हैं और रिजल्ट क्या होता है कि उस टेंडर में वो बाहर हो जाते हैं या फिर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं और उनको ऑर्डर नहीं मिल पाता। तो अगर आप बिगिनर हैं या फिर ऑलरेडी टेंडरिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या फिर आपको ये जानना है कि कितने टाइप्स के टेंडर गवर्नमेंट इंडस्ट्री में अवेलेबल है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो में ना मैंने टेंडरिंग इंडस्ट्री में जितने भी कॉमन टाइप्स के टेंडर यूज होते हैं सबको डिटेल में बताया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं कि कितने टाइप्स के टेंडर अवेलेबल है। अब सबसे पहले समझते हैं कि टेंडर क्या होता है, व्हाट इज टेंडर। तो देखिए, बेसिकली ना ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, ये हमारा संविधान बना हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट को अगर कुछ भी खरीदना है, चाहे वो एक छोटा सा पेपर हो या फिर बड़ा सा एरोप्लेन हो, तो उनके लिए ना पब्लिक नोटिस निकालना जरूरी है। इंडियन सिटीजन को यह बताना जरूरी है कि हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है और उसे टेंडर बोला जाता है। अब ये टेंडरिंग गवर्नमेंट क्यों करती है या फिर टेंडर क्यों निकालते हैं? देखिए, गवर्नमेंट जो भी बजट्स यूज करते हैं ना या फिर जो भी पैसा यूज करते हैं किसी भी चीज को खरीदने के लिए, वो हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, जो आप आईटीआर फाइल करते हैं, उससे गवर्नमेंट को मिलता है और उस पैसे का सही यूटिलाइज हो, इसके लिए गवर्नमेंट टेंडरिंग का ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये रूल बनाया गया है कि गवर्नमेंट को अगर कुछ भी खरीदना है तो उनके लिए टेंडर निकालना मैंडेटरी है। तो सबसे पहला इसमें मैंने कवर किया है ना, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसे आरएफआई भी बोला जाता है। ये किस लिए यूज होता है? यूज फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग पर्पसेस। इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट फॉर अ फॉर्मल बिड एंड डज नॉट रिजल्ट इन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन का गवर्नमेंट क्यों यूज करती है? देखिए, अगर उन्हें कोई काम कराना है या फिर किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो एक नोटिस निकालते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में या फिर इस वर्क के बारे में अपना प्रपोजल दीजिए। प्रपोजल तो नहीं बोल सकता, आप अपना सुझाव दीजिए। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है कि इस काम को किस तरीके से किया जा सकता है या फिर इसमें कितना एस्टिमेट हो सकता है या फिर इसका क्या वर्क प्लान हो सकता है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन निकाला जाता है। तो जब आप आरएफआई में पार्टिसिपेट करते हो ना, तो उसके थ्रू आपको कोई भी टेंडर नहीं मिलता, मतलब आपको कोई भी ऑर्डर नहीं मिलता। ये आरएफआई गवर्नमेंट खाली इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज करती है, इससे आपको कोई भी ऑर्डर नहीं मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप ऑफ टेंडर आ जाता है हमारा, दैट इज ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? बेसिकली अ प्री टेंडर प्रोसेस वेयर द गवर्नमेंट इनवाइट्स फर्म टू एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन अ प्रोजेक्ट, primarily used to shortlist qualified bidders for a more detailed tendering process। देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में क्या है ना, गवर्नमेंट को एक काम कराना है तो वो बता देते हैं कि हमें ये काम कराना है। जैसे आरएफआई उन्होंने निकाला, उन्हें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन उसके बारे में पता लग गई कि ये काम इस तरीके से हो सकता है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में ना गवर्नमेंट के पास एक कंप्लीट डिटेल्ड कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं होती, कोई भी ऐसा उनके पास कोई प्लान नहीं होता या फिर कोई भी डिटेल्ड उनके पास स्कोप ऑफ वर्क नहीं होता जहां पे वो आपको बता सके और उसके थ्रू आपसे कोटेशन ले सके। यहाँ पे स्पेशली आपको इनवाइट किया जाता है कि भैया हम ये काम कराना चाहते हैं, आप बताओ कि आप ये काम कैसे करोगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, इस तरीके के काम आपने कैसे किए हैं पहले। तो आपको गवर्नमेंट को ना ये सारी ही डिटेल बना के देनी होती है, आपको ये भी बताना होता है कि कितना इसमें कॉस्टिंग आ सकती है। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ना बेसिकली गवर्नमेंट वहां पे यूज करती है जहां पे गवर्नमेंट के पास कंप्लीट डिटेल नहीं है किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की और उनको नहीं पता कि ये किस तरीके से किया जा सकता है। तो उसमें वो बिडर्स को इनवाइट करते हैं कि हम ये काम
फ्यूचर में करवाना चाहते हैं, आप बताइए कि ये किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या इसमें इंटीग्रिटीज हो सकती है। तो जो भी पार्टिसिपेट करते हैं या फिर जो भी इंटरेस्टेड बिडर्स हैं वो अपना प्रपोजल बना के गवर्नमेंट को देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि इस काम में क्या क्या यूज हो सकता है या फिर क्या क्या स्कोप ऑफ वर्क हो सकता है, उसके लिए क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, कितना कॉस्टिंग आना चाहिए, वो बना के उसमें सबमिशन प्रोवाइड कराते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या होता है? देखिए, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या होता है? इन एन RFP प्रोसेस the buyer provides a detailed description of their requirements and asks suppliers to submit proposal that outline how they would meet those requirements, and the focus is not just on the price but also on the technical aspects and value proposition। देखिए, RFP में बेसिकली गवर्नमेंट या फिर कोई भी डिपार्टमेंट क्या है ना, जो भी उन्हें कोई काम करवाना है या फिर जो भी वो प्रोजेक्ट का टेंडर निकाल रहे हैं, उसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया जाता है और उसमें जब आप पार्टिसिपेट करते हो ना, तो आपको डिटेल में बताना होता है कि आप उस काम को किस तरीके से करोगे और उसमें फिर आपको अपने प्राइजेस भी सबमिट करने होते हैं। अब गवर्नमेंट का ना इसमें पीछे मोटिव ये रहता है कि उसमें खाली ना आपके प्राइजेस के ऊपर उनका फोकस नहीं रहता, वो ये भी देखते हैं कि आपने उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी दी है, किस तरीके से आप उसको कंप्लीट करोगे। एक कंप्लीट प्रपोजल आपको बना के देना होता है उस जॉब को, उस टेंडर को कंप्लीट करने के लिए। हालांकि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन किस तरीके से वर्क करता है वो अभी हम लोग आगे जाके समझते हैं। फिर आ जाता है हमारा रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन RFQ सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंडरिंग मोड है। ये टाइप का टेंडर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। An RFQ is used when the project specifications are well defined and the buyer is primarily looking for competitive pricing. Suppliers submit quotes and the lowest or most suitable quote is usually selected। देखिए, इस केस में क्या होता है ना, बायर को पता होता है कि उसे क्या काम करवाना है या फिर क्या मटेरियल उसे चाहिए, किस स्पेसिफिकेशन का चाहिए। इस केस में ना वो कहीं पे भी टेक्निकली आपसे कोई भी सजेशन नहीं मांगते या फिर कहीं पे भी आपको ये नहीं बताना होता कि हम इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करके देंगे। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में ना वो आपसे सजेशन भी मांगते हैं साथ साथ कि इस काम को आप कैसे करोगे। डिटेल स्पेसिफिकेशन तो उन्होंने आपको प्रोवाइड करा दी, बट आपसे भी सजेशन वहां पे मांगा जाता है कि आप इस काम को कैसे एग्जीक्यूट करोगे और बेटर वे क्या हो सकता है। तो उस केस में RFP के केस में क्या होता है कि जो आपका सजेशन है या फिर जो भी प्रपोजल आपने दिया है उसमें भी उसके बिहाफ पे भी इवैल्यूएशन होता है। बट इन केस ऑफ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, यहाँ पे जो खेल है ना या फिर यहाँ पे जो कंपटीशन है वो डायरेक्टली प्राइजेस के ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पे ना बायर को अपनी रिक्वायरमेंट्स पता है कि उन्हें क्या चाहिए। बेसिकली उन्होंने कंप्लीट एक स्कोप ऑफ वर्क बना दिया, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बना दी। अब वो बोलते हैं कि भैया इस काम को करने के लिए आप जो भी कोड सबमिट करना चाहते हैं आप वो सबमिट करिए, और फिर जो बिडर्स उस टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं जिसका भी सबसे कम प्राइस रहता है उसको वो टेंडर दिया जाता है। RFQ सबसे ज्यादा यूज होता है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, चाहे वो जेम पोर्टल हो या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स हो, वहां पे RFQ सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद है ई टेंडर। देखिए, ई टेंडर कोई टाइप ऑफ टेंडर नहीं है। बेसिकली ये है क्या, देखिए टेंडरिंग 90s में क्या होता था, ऑफलाइन होती थी, इंटरनेट होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे, टेंडर्स को ना ऑफलाइन सबमिट करते थे, एनवेलप में डाल के सबमिट करते थे अपनी बिड्स। टेक्निकल फाइनेंशियल बिड एनवेलप में जाती थी और उसे हार्ड कॉपी को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाता था। अब इसमें काफी टाइम जाता था, क्योंकि पहले गवर्नमेंट टेंडर निकालता था अखबारों में, लोगों को पहुंचने में टाइम लगता था, आधे लोगों को पता ही नहीं लगता था, और फिर जब लोग टेंडर सबमिशन देते थे तो फिर वो बड़े बड़े पेपर्स में बड़ी बड़ी फाइलें बनती थी और उनका सबमिशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता था। तो अब इस चीज को मतलब पेपरलेस करने के लिए, ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ई टेंडर किया। ई टेंडर का मतलब अब जितना भी पूरा ये प्रक्रिया है टेंडर निकालने से टेंडर भरने तक, ये सब ऑनलाइन होता है, डिजिटल इंटरनेट पे होता है। अब आपका टेंडर भी ऑनलाइन निकलेगा और आपको पार्टिसिपेशन भी ऑनलाइन करना है। पेपरलेस हो गया है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो गई। अगर ऑनलाइन कोई चीज निकलती है तो बहुत सारे लोग उसे एक्सेस कर पाते हैं, सबको सूचना मिल जाती है कि टेंडर निकला है। बट ऑफलाइन निकला है तो अगर समझो मैंने आज का अखबार पढ़ा ही नहीं है तो मुझसे मिस हो गया। तो ऑनलाइन टेंडरिंग होने से क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हुई
और जेम पोर्टल हो गया, जैसे कि सीपीपी पोर्टल हो गया, डीपीपी पोर्टल हो गया, आईआरईपीएस हो गया, गवर्नमेंट ने काफी सारी वेबसाइट्स डिपार्टमेंट्स की बना रखी है, जहां पे जब वो कोई टेंडर निकालते हैं तो वहां पे भी पब्लिश करते हैं और लोगों को इजीली पता लगता है कि उनके प्रोडक्ट का टेंडर या फिर सर्विसेज का टेंडर निकला है और अब उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। फिर हमारा आता है ओपन टेंडर। ओपन टेंडर जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ओपन टू ऑल एलिजिबल बिडर्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन, मतलब इसमें हर कोई टेंडर पार्टिसिपेट कर सकता है, इंडिया में रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन टेंडर्स को कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। इंडिया में रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, किसी भी टाइप की कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो इंडिया के मतलब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा निकाले हुए किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ओपन टेंडर में क्या होता है, किसी भी टाइप की फर्म इंडिया में जो रजिस्टर्ड है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वाइडली यूज्ड फॉर लार्ज स्केल पब्लिक प्रोक्योरमेंट, मतलब ज्यादा जो टेंडर आप देखोगे ना वो ओपन ही टेंडर होते हैं, सबके लिए ओपन होते हैं, किसी भी टाइप का जो भी फर्म है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रमोट्स मैक्सिमम कंपटीशन एंड ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि अब इसमें गवर्नमेंट ने कोई भी चेक नहीं लगाया, सबके लिए ओपन कर दिया है टेंडर, तो जब ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा हेल्दी कंपटीशन होगा और अच्छे प्राइसेस, अच्छे कोटेशन गवर्नमेंट को मिलते हैं, तो उनको एक मौका मिलता है कि वो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस में प्रोक्योर कर पाते हैं। तो ओपन टेंडर बेसिकली उसमें सारे ही फर्म्स या फिर इंडिया में जो भी रजिस्टर्ड फर्म है उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। फिर आता है हमारा इम्पैनलमेंट टेंडर। देखिए इम्पैनलमेंट टेंडर क्या होता है, a process of creating a panel of vendors or service provider who are pre-approved for certain categories of goods and services, used when there is a regular procurement and a need for pre-qualified vendors। देखिए इम्पैनलमेंट टेंडर क्या होता है, देखिए जैसे ओपन टेंडर हमने समझा कि ओपन टेंडर में ना कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अब एक डिपार्टमेंट है जिसे ना मान लीजिए कि एक प्लेन कॉपियर पेपर जो प्रिंटिंग करने के लिए प्रिंटर में यूज होता है ना, प्लेन कॉपियर पेपर, वो उन्हें रेगुलर चाहिए होता है, मतलब हर महीने उन्हें 200 क्वांटिटी चाहिए होती है। अब 12 महीने होते हैं, 12 महीने में अगर वो 12 बार टेंडर निकालेंगे तो 12 बार उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, टेक्निकल इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कौन एलिजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उस चीज से बचने के लिए, जहां पे रेगुलर प्रोक्योरमेंट किसी भी आइटम या सर्विसेज की करनी होती है, तो डिपार्टमेंट क्या करता है, साल में ही, साल के स्टार्टिंग में ही एक टेंडर निकालता है इम्पैनलमेंट का। इम्पैनलमेंट में वो बताते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट की ये कैटेगरीज की ना रिक्वायरमेंट हमें पूरे साल भर में रहती है, तो अगर आप इन्हें करने में इंटरेस्टेड हैं तो अपनी जो कंपनी है उनका प्रोफाइल सबमिट करिए, फिर हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो लोग क्या करते हैं, उस टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना अपना इंटरेस्ट बताते हैं कि भैया आपने जो रिक्वायरमेंट डाली है ये हम पूरे साल में कर सकते हैं। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, 12 बार मतलब पूरे साल सारी इवैल्यूएशन ना करके स्टार्टिंग में ही डिपार्टमेंट क्या करता है, उनको इवैल्यूएट करता है। अगर 10 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है तो डिपार्टमेंट देखता है कि उनकी रिक्वायरमेंट को कौन मैच कर सकता है, तो उसमें से कुछ वेंडर्स को चुन लिया जाता है। तो जो वेंडर्स शॉर्टलिस्ट होते हैं वो फिर इम्पैनल्ड हो जाते हैं उस डिपार्टमेंट के साथ। फिर उस डिपार्टमेंट के साल भर में जो भी टेंडर निकलेंगे उसमें खाली वही इम्पैनल वेंडर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसे गवर्नमेंट ने पहले या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने जिन्हें उन्हें शॉर्टलिस्ट पहले से कर रखा है। फिर वो ओपन टेंडर नहीं होते, उसके लिए क्या होता है, लिमिटेड टेंडर होता है। लिमिटेड टेंडर अभी आगे समझते हैं हम। उसके बाद आता है हमारा लिमिटेड टेंडर। देखिए इम्पैनलमेंट जब हो जाती है और फिर इम्पैनलमेंट के बाद जब गवर्नमेंट कोई भी या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी टेंडर निकालता है, फिर उस टेंडर में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, देखिए उन टेंडर में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, लिमिटेड टेंडर में जो पहले से इम्पैनल्ड है। तो जो लोग उस टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं खाली उन्हीं के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। इम्पैनलमेंट वाले जो वेंडर्स हैं वही लिमिटेड टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिमिटेड टेंडर जो भी पहले इम्पैनलमेंट हो रखा है खाली उन्हीं को इनविटेशन दिया जाता है कि अब आपके प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट निकल गया है, आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। अब ओपन टेंडर को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है, आप बोलोगे ये तो बहुत बढ़िया है कि लिमिटेड टेंडर करो, ज्यादा झंझट ही नहीं रहेगी, थोड़े से लोगों के साथ आपको कंपटीशन करना है और आपको रिजल्ट भी मिल जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, तो फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लिमिटेड टेंडर क्यों नहीं करते। देखिए इससे होता क्या है, ओपन टेंडर में क्या है ना कि रेगुलर जो वेंडर्स हैं उनका इंटरेस्ट बना रहता है कि हमें ये टेंडर जीतना है, और रेगुलर डेली बेसिस पे कोई ना कोई कंपनीज गवर्नमेंट टेंडरिंग से जुड़ती है और उनका भी इंटरेस्ट रहता है कि हमें भी ऑर्डर मिले। बट इम्पैनलमेंट या फिर लिमिटेड टेंडर के केस में क्या होता है कि जो भी वेंडर्स है ना उन्हें पता है कि 4-5 लोग हैं या फिर 8-10 लोग ही हैं जिनकी तरफ से टेंडर आने वाला है उस टेंडर में,
तो वो लोग क्या करते हैं, कभी कभार आपस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि इससे रेट कम मत डालिएगा, या फिर इस बार आप टेंडर ले लो, अगले महीने का हम ले लेंगे, तीसरे महीने का आप ले लो, चौथे महीने का हम ले लेंगे। तो एक कार्टेल टाइप का बन जाता है, जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को नुकसान देता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ज्यादा प्रेफरेंस देती है ओपन टेंडर्स को। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी या फिर कुछ ऐसी प्रिक्योरमेंट भी गवर्नमेंट की रहती है जहां पे वो ओपन टेंडर नहीं कर सकते, तो उस केस में वो लोग लिमिटेड टेंडर के साथ आगे प्रोसीड करते हैं। फिर उसके बाद आता है फॉरवर्ड ऑक्शन। फॉरवर्ड ऑक्शन क्या होता है, देखिए जब बायर को कुछ भी खरीदना होता है ना, तो उन्हें सबसे कम प्राइस चाहिए, तो वहां पे क्या होता है, वो रिवर्स ऑक्शन निकालते हैं। रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है, प्राइस घटता है, मतलब रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है। बट फॉरवर्ड ऑक्शन बायर कहां पे यूज करता है, जहां पे उनको ना कोई सामान बेचना है। यहां पे बायर क्या बन जाता है, सेलर बन जाता है। और सेलर कौन बन जाता है, बायर बन जाता है। मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अपना जो स्क्रैप है, या फिर जो कंडम व्हीकल्स हैं, या फिर जो फर्नीचर है, डेस्कटॉप है, इनको बेचना है, तो उस केस में बायर क्या करता है, फॉरवर्ड ऑक्शन क्रिएट करता है। अब फॉरवर्ड ऑक्शन में होता वैसे ही है, बोली लगती है, बट बोली अब यहाँ पे इंक्रीज होती है। बायर क्या करता है, एक रेट डिसाइड कर देता है कि भैया मेरे पास इतना स्क्रैप है, इसका जो मिनिमम प्राइस है ना, मैं जो दूंगा वो 10 लाख रुपए में दूंगा। अब लोग क्या करते हैं, बिडर्स क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फिर वो उसमें बोलियां लगाते हैं कि आपने 10 लाख रुपए मिनिमम प्राइस सेट कर दिया, हम इसको 10.5 लाख रुपए में ले सकते हैं। फिर किसी दूसरे बिडर को लगेगा कि मैं 11 लाख में ले सकता हूं, तो वो फिर अपना बोली लगाएगा। तो ऐसे ही रिवर्स ऑक्शन में बिडिंग चलती है, और बिडिंग जो है इंक्रीज होती है, रिवर्स ऑक्शन में डिक्रीज होती है, क्योंकि वहां पे बायर मटेरियल खरीद रहा है और यहाँ पे बायर मटेरियल बेच रहा है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड ऑक्शन होता है, उल्टा हो जाता है, बायर यहाँ पे सेलर बन जाता है और सेलर जो है यहाँ पे बायर बन जाता है। फॉरवर्ड ऑक्शन बायर वहां पे यूज करता है जहां पे उन्हें मटेरियल बेचना है अपने डिपार्टमेंट का, और ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेचना है, वहां पे फॉरवर्ड ऑक्शन का यूज किया जाता है। उसके बाद है पीएसी। पीएसी की फुल फॉर्म है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। देखिए जब गवर्नमेंट की बारी आती है ना, व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट, किसी को भी प्रेफरेंस नहीं है, ना ही किसी भी सेलर को प्रेफरेंस है, ना ही किसी भी ब्रांड को प्रेफरेंस है। जितने भी टेंडर आप देखोगे ना, कहीं पे भी आपको ब्रांड देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पे भी बायर ये नहीं लिख सकते कि हमें इस ब्रांड का ये प्रोडक्ट चाहिए। हर जगह आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी, उन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को जो भी बिडर मैच कर सकता है वो उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट पीएससी बिड में क्या होता है ना, उस टेंडर को एक पर्टिकुलर मॉडल नंबर या फिर ब्रांड नेम के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होती है जहां पे बायर रिस्क नहीं ले सकते किसी दूसरे ब्रांड के साथ जाने का, या फिर कोई भी सर्कमस्टांसेस जैसे ऐसे हैं जहां पे उन्हें पीएससी टेंडर करना है। तो पीएससी टेंडर क्या है, बेसिकली वो एक पर्टिकुलरली ब्रांड और मॉडल नंबर के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। जिसके पास वो ब्रांड और मॉडल नंबर होता है वो इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अदर ब्रांड के प्रोडक्ट, अदर मॉडल नंबर के जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर बिडर्स हैं, वो उस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पीएससी बिड निकालने के लिए ना बायर को अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए होता है, उन्हें बताना होता है वो किसी भी ब्रांड को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं। पीएससी बिड वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनके पास वो रिटर्न ब्रांड नेम और मॉडल नंबर होता है। उसके बाद आता है हमारा टर्नकी प्रोजेक्ट। टर्नकी प्रोजेक्ट क्या होता है, देखिए टर्नकी प्रोजेक्ट ना बेसिकली एक जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है ना, एक वेंडर को दिया जाता है। जैसे कि ये ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, बड़े बड़े जो टेंडर्स होते हैं उसमें यूज होता है। जैसे कि किसी रोड को बनाना, अब रोड बनाने में खाली रोड बनाना नहीं होता, वहां पे आपका जो रोड मार्किंग्स होती है, व्हीकल सेफ्टी मार्किंग्स होती हैं, वो भी लगाना होता है। साथ में स्ट्रीट लाइट लगाना भी होता है, रेलिंग्स भी लगाना होता है। आपने रोड पे स्टड्स वगैरह देखे होंगे, रोड फर्नीचर जिसे बोलते हैं, वो भी लगाना होता है। तो क्या करता है कि एक वेंडर उस पूरे ही प्रोजेक्ट को ले लेता है और वो ही सारा काम करके देता है। मेनली जो ये टर्नकी प्रोजेक्ट है ना, ये जैसे सिविल वर्क होते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क है। जैसे आपने एनबीसीसी की बिल्डिंग देखी होगी, तो उन टेंडर्स में क्या होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज उस प्रोजेक्ट को ले लेती है, फिर वो क्या करती है छोटे छोटे सब कॉन्ट्रैक्टिंग में उन ऑर्डर्स को कंप्लीट कराती है, उन जॉब वर्क्स को कंप्लीट कराती है। तो टर्नकी प्रोजेक्ट जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक वेंडर ही सारे ही काम करके देता है। फिर आता है हमारा ग्लोबल टेंडर। देखिए ग्लोबल टेंडर क्या होता है, वैसे तो ना जो इंडियन प्रोक्योरमेंट है ना, वो इंडियन रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए रिजर्व करी गई है। बट कुछ रिक्वायरमेंट्स या फिर कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, या फिर कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ टेक्नोलॉजी आप ऐसे बोल सकते हो कि जो कि डोमेस्टिकली या फिर इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में ना क्या होता है, ग्लोबल टेंडर निकाला जाता है, जिसमें
बाहर की, मतलब इंडिया से बाहर की दूसरी कंट्रीज की जो कंपनी है, अगर वो इंटरेस्ट है तो वो भी उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेनली इनका जो काम है ना, मतलब मेनली जो ये ग्लोबल टेंडर है बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज होते हैं, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जो कि टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, या फिर वो प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जैसे रफाल रफाल जो प्रोक्योरमेंट हुई थी, जो जहाजों की प्रोक्योरमेंट हुई थी, आपको पता है कि वो बाहर से आए थे। तो उस तरीके के जो टेंडर होते हैं ना, उन्हें ग्लोबल टेंडर बोला जाता है। उसके बाद आता है टू पैकेट बिड। टू पैकेट बिड क्या होता है? देखिए, ये कोई टाइप ऑफ बिडिंग नहीं है, बेसिकली ये इवैल्यूएशन मेथड है। टू पैकेट बिड का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कोई भी टेंडर निकलता है, आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, फिर बायर क्या करता है? उस टेंडर को इवैल्यूएट करता है। टेंडर इवैल्यूएशन दो पार्टों में होती है। पहले टेक्निकल इवैल्यूएशन होता है। टेक्निकल इवैल्यूएशन में बायर चेक करता है कि जो भी मैंने प्रोडक्ट मांगा है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट मैंने मांगे हैं, वो बिडर्स ने सही दिए है कि नहीं दिए। जिन लोगों ने सही दिए हैं वो आगे फाइनेंशियल बिड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, जिन्होंने सही नहीं दिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। तो फिर फाइनेंशियल बिड में रेट सबके ओपन होते हैं और जो भी सबसे कम प्राइस का होता है उसे ऑर्डर दे दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को टू पैकेट बिड बोला जाता है। टू पैकेट बिड मतलब पहले टेक्निकल बिड ओपन होगा और फिर फाइनेंशियल बिड ओपन होगा। टेक्निकल में सबकी बिड ओपन होती है, लेकिन फाइनेंशियल बिड उन्हीं बिडर्स की ओपन होती है जो फाइनेंशियल बिड में क्वालिफाई करते हैं। अगर 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और 5 ही लोग फाइनेंशियल बिड में क्वालिफाई किए हैं, तो बायर को जो रेट पता लगता है ना, वो उन खाली 5 ही वेंडर्स का पता लगता है जो फाइनेंशियल बिड में गए हैं। जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं उनका रेट नहीं पता लगता किसी भी स्टेज में, खाली उन्हीं का पता लगता है जिनका फाइनेंशियल ओपन हुआ है। इसे टू पैकेट बिड बोला जाता है। फिर है हमारा सिंगल पैकेट बिड। सिंगल पैकेट बिड में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिंगल पैकेट बिड होती क्या है। देखिए, सिंगल पैकेट बिड में क्या होता है ना, कि एक ही टाइम पे बायर टेक्निकल और फाइनेंशियल एट द सेम टाइम, एट द सेम पॉइंट ही कर पाते हैं, उन्हें इवेलुएट कर पाते हैं। देखिए, टू पैकेट बिड में क्या होता है? पहले टेक्निकल खुलेगा और फिर फाइनेंशियल खुलेगा। जब बायर टेक्निकल कर रहे हैं या फिर टेक्निकल बिड इवेलुएट हो रही है, तो बायर को ना किसी का भी रेट पता नहीं लगता। बट इन केस ऑफ सिंगल पैकेट बिड, जैसे ही बायर टेंडर को ओपन करता है, बायर को टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, एज वेल एज प्राइजेस भी देखने को मिल जाते हैं। फाइनेंशियल बिड भी जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो भी देखने को मिल जाती है। तो एक ही टाइम पे उनको टेक्निकल भी कर सकते हैं और फाइनेंशियल भी कर सकते हैं। इसको सिंगल पैकेट बिड बोला जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो टाइप्स ऑफ बिड के ऊपर। आशा करता हूं आप लोगों को ये अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी आपको ये वीडियो लगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टाइप्स ऑफ बिड के बारे में पता लगे। ऐसे तो और भी टाइप्स की बिडिंग होती है, बट ये जो टाइप्स ऑफ बिड जो मैंने पिक करी है ना, ये कॉमन टाइप्स ऑफ बिडिंग है जो कि रेगुलरली डिपार्टमेंट्स में यूज होती है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे टाइप्स ऑफ बिड के बारे में, जो भी टेंडरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।